नमस्कार, मैं तनप्रीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिल की बीमारी की समस्या से सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। दिल की बीमारियों को लेकर हमारे मन में कई डाउट्स रहते हैं, कई सवाल रहते हैं और आपको बता दें कि 29 सितंबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट भी करती है। तो इसी मौके पर एनबीटी लाया है बेहद खास शो दिल की बात और आज इसी की बात हम करने वाले हैं। आज की चर्चा करेंगे हम युवा आबादी में सीवीडी और जीवन शैली में बदलाव के बढ़ते मामले के बारे में। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर मोहसिन वाली का, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम हॉस्पिटल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। धन्यवाद। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर समीर गुप्ता का, जो सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ग्रुप डायरेक्टर हैं कार्डियक कैथ लैब, डायरेक्टर हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ कार्डियोलॉजी एंड सीटीवीएस। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो। थैंक यू। तो आज हम करने वाले हैं दिल से जुड़ी बात, दिल की बीमारियों के बारे में जो हमें नहीं पता होती लेकिन हम इसके बारे में जानना जरूर चाहते हैं। और बिना देरी के सबसे पहले मैं सवाल करूंगी डॉक्टर वाली से। सर सीवीडी, लोग नहीं समझेंगे सीवीडी क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आप सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? देखिए, दिल जो है पूरे शरीर को सर के बालों की जड़ से लेकर पैर के नाखून तक ब्लड पहुंचाता है। तो इससे जितने भी कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं उन सब की बीमारियां इसके तहत आती हैं, इसके अंडर आती हैं। तो जो शरीर की धमनियां हैं, शिराएं हैं और यहाँ तक के ब्रेन की जो आर्टरीज़ हैं वो भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। और अब हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं कि हार्ट और डायबिटीज़ दोनों को जोड़ रहे हैं और कार्डियो डायबिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन प्राइमरीली जो दिल है, दिल से निकलने वाली आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं और इससे साथ संबंधित जो पैदाइशी दिल की बीमारियां होती हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि खेल कूद करने वाले लोगों का दिल बहुत मजबूत होता है, तो कभी कभी वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि वो बीमार हो जाता है। तो ये सब डिसऑर्डर्स को हम इंक्लूड करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट और धमनियों की बीमारियां और इससे जुड़े हुए अंगों की बीमारियां। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान शब्दों में अब सबको समझ में आ ही गया होगा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ अगर कोई कहता है तो वो क्या है। सर जनरली हम जब ये सुनते हैं, आजकल युवा पीढ़ी समझती है ये कि सीवीडीज़ क्या होते हैं, लेकिन किस एज में सबसे ज़्यादा आप ये देखते हैं सीवीडी डिजीज़? देखिए, जब अगर हम बात करें आज से 20-30 साल पहले की, तब हम नॉर्मली सोचते थे कि हार्ट की बीमारी जो है सिर्फ आपको 50s, 60s, 70s, 80s में मिलती है। लेकिन आज की तारीख में ये दुनिया बदल गई है। बहुत सारे कारण हैं उस चीज़ के, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो जनरल जो कॉमन हार्ट डिजीज़ होती है वो आपको राइट फ्रॉम एंड ऑफ टीनेज ईयर्स, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों में भी हार्ट डिजीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के इसके कई सारे पहलू होते हैं, चाहे वो वैस्कुलर डिजीज़ हो जो धमनियों की प्रॉब्लम होती है, या आप उसमें जोड़े कि जो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हार्ट में छेद होता है, तो वो तो फ्रॉम बर्थ या समटाइम्स इन यूट्रो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आती है। लेकिन जो कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हम लोग देखते हैं, जो हार्ट अटैक की बात करते हैं, दैट हमने अब काफ़ी यंग एज में देखना शुरू कर दिया है। राइट फ्रॉम 20s आई वुड से ऑल द वे अप टू 70-80 तक पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि एक ब्रॉडर वे है। आप 20 की उम्र में भी देख सकते हैं और 70 में भी देख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि अब 20 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 70 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 40 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। काफ़ी यंग एज में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर हम हार्ट अटैक की बात करें। और अगर हम कंजेनिटल प्रॉब्लम्स की बात करें जो बाय बर्थ होती हैं, वो बाय बर्थ हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक अलग पहलू है। जी डॉक्टर वाली, जिससे डॉक्टर समीर ने बोला कि इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये 20 से 70 साल की एज, मतलब आप कभी भी ये चीज़ पता लगा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों हम सुन रहे हैं कि ये मामले अब तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, एक तो ज़्यादा अच्छी डायग्नोसिस हो रही है दिल की बीमारियों की,
और उसके साथ साथ अच्छा इलाज भी हो रहा है। लेकिन मामले कोविड के बाद अगर हम देखें तो ख़ास तौर से हार्ट की बीमारी ज़्यादा देखने में आ रही है। और जिस तरह से आपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जो यंग सडन कार्डियक डेथ हो रही है। सडन कार्डियक डेथ मतलब एक आदमी जिम में वर्जिश कर रहा है, कोलैप्स हो जाता है। हमारे कई फेमस एक्टर्स परफॉर्मेंस के दौरान कोलैप्स किए हैं। और ऐसे प्लेयर जो कभी उनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते दिल की बीमारी होगी, डेमार हैमलिन, वो कोलैप्स कर गया फुटबॉल खेलते खेलते, और उसको सब चीज़ फैसिलिटी भी मिली और शायद बाद में वो हम बचा नहीं पाए उसको। तो उसका ये होता है ना कि हार्ट में अब हमने ज़्यादा जब करीब से देखा तो हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो बिजली से हार्ट को चलाता है, और दूसरा धमनियों का सिस्टम होता है जो हार्ट में खून भेजता है। तो मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि जो एक सडन कार्डियक डेथ की हम बात करते हैं, वो डेथ होती है जो हमको समय नहीं देती है। इवेंट होता है, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है और हम हाथ पसार के रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक कि हमारे पास डिफिब्रिलेटर ना हो और सडन उसको मदद ना मिले। तो वो जो हार्ट अटैक वाली बीमारी जो क्लासिकल दिल की बीमारी कहलाती है, वो हमको थोड़ा समय देती है कि हम मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएं, डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर उसकी एंजियोग्राफी करें, पेसमेकर लगाएं, या उसको बाईपास के लिए रेकमेंड करें या स्टेंट लगाएं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क अब सामने आ रहा है। जो सडन कार्डियक डेथ के मामले ज़्यादा हो रहे हैं वो या तो कार्डियक रिदम के डिसऑर्डर से हो रहे हैं, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, और सडन डेथ उसमें हो जाती है। यानी हार्ट जो है अपना संतुलन खो बैठता है और उसकी बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि जब तक हमारे पास बिजली का यंत्र ना हो उसको स्लो करने के लिए, तो हम बचा नहीं सकते। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, जैसा डॉक्टर वाली ने अभी कहा कि अगर कार्डियक अरेस्ट किसी को आ रहा है तो समय ही नहीं बचता, अचानक से कोलैप्स हो जाता है इंसान, ऐसी सिचुएशन अगर होती है, और हार्ट अटैक्स में कई बार हमारे पास समय रहता है। वैसे कहते हैं कि हार्डवर्क करना सबको चाहिए, लेकिन जब हार्डवर्क करे तो वो ख़तरनाक होने लगता है। तो ऐसे कौन से लक्षण हम पकड़ सकते हैं, ऐसे कौन से लक्षण सिर्फ उस समय नहीं कि आपको अटैक या अरेस्ट आ रहा है, उस समय नहीं, नॉर्मली ऐसे कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिसको हम पकड़ करके इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम प्रश्न है कि क्या हमारे पास आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक, जो सडन कार्डियक डेथ होती है, जब हार्ट एकदम बंद हो जाता है, आपके हार्ट की बीटिंग बंद हो जाती है किसी भी कारण से, राइट, तो उसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। एक स्टडी की गई थी बाहर के देश में, जहाँ पर उन्होंने 1000 लोगों की स्टडी करी कि भाई जो 1000 लोग जिनको सडन कार्डियक डेथ हुआ है उनमें क्या लक्षण थे। तो जब सडन कार्डियक डेथ आती है तो वो तो एकदम चुनौती नहीं, मतलब एकदम से आ जाती है, राइट, चुटकी भर में। तो उन्होंने जाके स्टडी करा, जो उनके बाई स्टैंडर्ड्स थे, जो उनके आसपास लोग थे, उनसे जाके क्वेश्चंस पूछे थे, जो उनके घर वालों थे उनसे जाके क्वेश्चन पूछे, और टोटल 1000 लोगों का आंकड़ा सामने आया। और उन्होंने ये देखा दैट 50% ऑफ द पीपल, यानी आधे लोगों में ये पाया गया कि इससे 2-3 हफ्ते पहले तक इन लोगों को प्रॉब्लम थी जो उन्होंने नज़रअंदाज कर दी। चाहे वो सांस फूलना था, चाहे वो छाती में दर्द था, चाहे वो घबराहट हो रही थी, किसी को चक्कर आ रहे थे, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो रही थी ऐसी इनसे जुड़ी हुई कि भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, वो छाती में दर्द हो रहा है, या सांस फूल रही है, या थोड़ा सा काम करने पे पसीने आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स सामने आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को सामने रखनी है। जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक केस हुआ था, थोड़ा उसको, एंड आई वॉज पर्सनली इन्वॉल्व इन दैट केस टू अ सर्टन, थोड़ा मैं पर्सनली इन्वॉल्व था उस केस में। एक आदमी था, वो बैडमिंटन खेल रहा था, ठीक है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट आया और फिर वो उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाया। लेकिन वो जिन लोगों के साथ बैडमिंटन खेलता था उस टीम में एक कार्डियोलॉजिस्ट था, और वो कार्डियोलॉजिस्ट इसको देख के कहता था कि यार आपकी ना शक्ल ठीक नहीं लगती, जब आप खेल रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से
आपकी थोड़ी सांस फूलती है, आपका चेहरे का रंग उड़ जाता है, कोई प्रॉब्लम है मेरे पास आओ मैं जांच करूंगा, उस आदमी ने नज़रअंदाज कर दिया इस बात को कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं, अरे डॉक्टर साहब बाद में आऊँगा, ऐसे करके नज़रअंदाज कर दिया। और ये घटना कुछ 2-3 हफ्ते महीने तक चली थी। वो बार बार देख के कहता है यार आप ठीक नहीं लगते। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो बहुत ज़रूरी है कि आप जाके इसका चेकअप कराएं, इसको नज़रअंदाज ना करें। तो जैसे कि डॉक्टर समीर ने बताया कि अलार्मिंग साइंस आते हैं, डॉक्टर वाली हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या लक्षण दिखते हैं, तो मैं आपसे भी ये चीज़ जानना चाहूँगी कि स्पेशली अगर यंगस्टर्स में मैं बात करूँ, जैसा सर ने भी बताया कि खेल रहा था, वो डेफिनेटली वो एज में ज़्यादा नहीं होंगे, वो यंग ही होंगे और 45-50 बिल्कुल। तो कैसे अलार्मिंग साइंस कैसे पहचाने कोई एक यंगस्टर? देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो नेचर का सबसे परफेक्ट मास्टरपीस है और अलार्म देती है। अनएक्सप्लेन्ड अगर आपको थकावट होने लगे, कभी कभी ऐसा लगे कि आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, या आपको चक्कर आए, या पहले आपका सीढ़ी पर चढ़ने पर सांस नहीं फूलता था अपने घर की या कहीं और, अब सांस फूलने लग रहा है, फिर आप बैठ जाते हैं 2 मिनट ठीक हो जाते हैं। इस तरह के अलार्म्स, वेग टाइप का चेस्ट पेन, और ये तो बहुत कॉमन है। आधे लोगों को गैस के सिम्टम्स होते हैं हार्ट की बीमारी में, और वो इग्नोर करते हैं, या कभी कभी हम डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आता है जिस तरह पेशेंट आके बताता है, तो उसको हमको देखना चाहिए गैस है कि हार्ट का सिम्टम है, और हम शायद बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं अगर उसके हम एक ईसीजी करा लें। अब जो मैंने ईसीजी की बात कर दी, तो ईसीजी में ये सडन कार्डियक डेथ के भी कुछ साइंस होते हैं जो रेयर होते हैं, बट उनको हम पकड़ सकते हैं। कुछ हम हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं, उसमें कुछ एरिथमियाज आते हैं, वो हम पकड़ सकते हैं। इसमें एक फैमिली हिस्ट्री की भी इम्पोर्टेंस है, और आजकल हम लोग बदनाम हैं इस बात के लिए कि हम पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ले पाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो फैमिली हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो उसमें हम ज़रूर से ये पूछते हैं कि सडन कार्डियक डेथ की कोई फैमिली में हिस्ट्री है कि नहीं, उससे भी हमको मदद मिलती है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर ने अभी डिस्क्राइब किया कि जो फेस का एक चेहरे का एक अपीयरेंस होता है, वो जब खून का दौरान फ़र्क होता है या कम हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है। अगर हम उस मरीज़ को देखते हैं पहले से, तो हम सिर्फ फेस देख के भी बता सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है, या उसको खाने के बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं, और हमको इसको किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। या एक और सिम्टम होता है हार्ट डिजीज़ का, जो रात को 2 बजे कुछ लोग उठ जाते हैं और उनका हल्का सा सांस फूलता है जो उनको जगा देता है, फिर वो बाथरूम जाते हैं, खिड़की खोलते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं और फिर सो जाते हैं, वो जस्ट फिर सुबह हो जाती है और वो काम शुरू हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं हार्ट के, ये बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोगों को पैर पे हल्की सी सूजन आती है, जैसे जो लोग सारे दिन ऑफिस में बैठ के काम करके जब घर जाते हैं तो पैर पे हल्की सूजन होती है, तो उस टाइप की स्वेलिंग उनको आती है, वो भी अर्ली हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको दोनों तरफ ध्यान देना है, हार्ट के रिदम पर और हार्ट की ब्लड सप्लाई पर। जब हम हार्ट की ब्लड सप्लाई पर ध्यान देते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है, शुगर भी आती है, वेट भी आता है, और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें आती हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात करते हैं, ओबेसिटी होती है जिसमें, उसमें गर्दन के पीछे काला कुछ लोगों को हो जाता है जो मोटे होते हैं, वो भी एक सिम्टम हो सकता है, वो भी एक लक्षण हो सकता है अर्ली हार्ट डिजीज़ को पहचानने का, जिसको एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। लोग इग्नोर कर देते हैं, हाँ मेरी गर्दन तो बहुत दिन से काली है, ये भी एक इशारा है। तो इन इशारों को अगर हम समझें नेचर के, तो हम अपने बड़े बड़े लोगों को ना खोएं। हमारे देश में तो लोग जितनी लापरवाही दिल के साथ करते हैं, कितनी शक्कर हम उड़ेलते हैं अपनी शरीर में, कितनी चिकनाई, जंक फूड जिसकी हम अभी बात करेंगे, वो सब हम लापरवाही से अपने दिल को बीमार कर देते हैं। वो ऐसा ऑर्गन है वाहिद शरीर का जो कभी छुट्टी नहीं जाता है, कभी रुकता नहीं है, कभी रेस्ट नहीं लेता है। ऐसा अंग हमारे शरीर का जो कभी सोता नहीं है, 24 घंटे धड़कता है, काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस को हम स्लो डाउन कर रहे हैं गलत खाने से, शराब से, स्मोकिंग से, गलत आलस्य से यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज से, और शुगर ज़्यादा खाने से, वेट बढ़ाने से। तो ये सब चीज़ें हमको डिस्कस करनी है अभी। तो इससे हम हार्ट को इंसल्ट कर रहे हैं, जिसको इंसल्ट को रोकना है। हमारे आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा मैसेज यही है, सेव योर हार्ट,
Heart disease can be prevented. Stop insulting your heart, the organ which works for your body day and night without sleep. बिल्कुल। हार्ट हार्डवर्क की दौर में ना आए, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वाली, जैसे कोई युवा जिसको ऑलरेडी सीवीडी हम पता लगा चुके हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो अब आप उसे कैसे बोलेंगे कि आपको अब नहीं ये चीज़ें करनी हैं, आप में ऑलरेडी लक्षण हैं, ताकि वो ठीक रह सके? बहुत मुश्किल काम है ये। यंग व्यक्ति जो, जैसे कि अभी एग्जाम्पल आया हमारे सामने, जो देखने में भी बीमार नहीं लगता, वो अब कोई चैलेंज करेगा कि मैं तो बीमार नहीं हूँ डॉक्टर साहब, तो उसको हमको समझाना पड़ेगा कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं पाबंदी से, अपनी शुगर चेक कराएं जो हमारे मानक हैं उसके हिसाब से, अपने वेट को देखें वो कांस्टेंट रहे, बढ़े ना, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करें, और अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करें। और स्मोकिंग और अल्कोहल 2 चीज़ें इन लोगों में बहुत पाई जाती हैं, यंगस्टर्स में, वो बहुत मुश्किल है उससे छुड़ाना। स्मोकिंग के लिए तो हम लोग एब्सोल्यूट नो कहते हैं, और जो न्यू डिवाइसेस आई हैं उसके लिए भी मैं करीब करीब मना ही करता हूँ, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने उनको प्रेफर किया है स्मोकिंग के अगेंस्ट, और यूके उसमें से एक बड़ी कंट्री है, स्वीडन बड़ी कंट्री है जहाँ स्मोक टोबैको वो लोग यूज़ कर रहे हैं, नई चीज़ें आई हैं। लेकिन अल्कोहल के साथ ये थोड़ा सा रियायत दी जाती है कहीं कहीं, जो कि परमिसेबल है, बट हम इस प्रोग्राम में ये मैसेज नहीं देंगे कि अल्कोहल ले सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में डॉक्टर के सुपरविजन में। लेकिन अल्कोहल और स्मोकिंग के लिए एब्सोल्यूट नो हम कहेंगे, और वज़न पे ध्यान रखने के लिए बहुत कॉशन कहेंगे, क्योंकि कोविड के बाद 7% लोगों में डायबिटीज़ बढ़ गई है और करीब इतने ही % लोगों में वेट गेन हुआ है। और हम जब बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ की, तो हमको लग रहा है हम लेडीज़ की भी बात करनी चाहिए। लेडीज़ में भी ये चीज़ अब ज़्यादा कॉमन हो रही है, लेडीज़ में स्मोकिंग का प्रचलन, माफ़ कीजिएगा, बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ लेडीज़ एक ऐसे फेज से गुजरती हैं अपनी लाइफ में जिसको हम मातृत्व कहते हैं, और उसमें बहुत सी चेंजेस शरीर में होती हैं। उनको थायराइड की बीमारी ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये जब हम ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तो मैं सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ब्लड प्रेशर पाबंदी से चेक कराते रहें। एक बार साल या 6 महीने में अपना ECG करा लें एज ए हेल्दी पर्सन, और अपना ब्लड शुगर 3 महीने में एक बार चेक करा लें। अपना वेट मॉनिटर कर सकते हैं, घर में एक डायरी रख सकते हैं आप अपनी हेल्थ डायरी बनाइए, उसमें सब चीज़ें लिखिए, और कभी कभी वो डॉक्टर को भी दिखा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे सब लोग अनहेल्दी हैं, लेकिन हमको आगे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, और हमारे स्कूल गोइंग वो बच्चे जो प्लम्प हैं, जो मोटे हैं, जो ओवरवेट हैं, उनकी घरों में उनकी माँओं को उनका ख्याल रखना है। एक बड़ी अच्छी चीज़ घरों में हो रही है कि वो घर में खाना खा लेता है बच्चा, और रात के 2 बजे बाज़ार से भी मंगा के खाना खा लेता है। तो ये ओबेसिटी का मुख्य कारण है। ये शब्द आना चाहिए इस प्रोग्राम में। ओबेसिटी भी हमारे हार्ट की बड़ी दुश्मन है। बिल्कुल। तो ओबेसिटी और बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्या खा रहे हैं, युवाओं के लिए स्पेशली। एक मेरे मन में सवाल आ रहा था डॉक्टर समीर, एक केस मैंने सुना था कुछ समय पहले, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने नॉर्मल ऑफिस में जाता है, अपना नॉर्मल काम कर रहा है, अचानक गर्मी लग रही है और उसने अपना कॉलर वॉलर खींचा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, उसे फील हुआ वॉमिट आ रही है, वॉमिट के लिए गया। वॉमिट करके आने के बाद वो वापस बैठता है अपनी चेयर पे एंड सडन नीचे गिर जाता है और सडन डेथ हो जाती है। तो क्या बैठे बैठे भी किसी युवा में ऐसे सिम्टम्स हमें पता लग सकते हैं जो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जाते हों? एब्सोल्युटली। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो युवा हैं, ये जो इनको बैठे बैठे ये हुआ, ये सडन कार्डियक डेथ हुआ उनको, राइट? तो यानी कि उनका हार्ट जो है एकाएक बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया। और जब हार्ट बंद होता है तो आपके पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हार्ट जो एक बेसिकली पंप है, उस काम है उस पंप का कि पूरे शरीर में ब्लड दे, लंग्स में ब्लड देगा, ब्रेन में ब्लड देगा, लेग्स में ब्लड देगा, हर ऑर्गन में ब्लड देगा, और उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। सो ये वही कार्डियक अरेस्ट है, चाहे वो बैठे बैठे हो, चाहे वो खड़े खड़े हो, चाहे वो ड्यूरिंग एक्टिविटी या एक्सरसाइज हो, लेकिन दिस इज़ ऑल कार्डियक अरेस्ट। और यही चीज़ है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो पहले आपको दिखते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे हमने भी पहले भी बात करी कि आपको सतर्क रहना है कि यार मेरी बॉडी में कुछ समथिंग इज़ नॉट राइट।
और मैं आपको बता दूं, हर आदमी को मालूम होता है कि यार उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम जब होती है तो उसको मालूम होता है अंदर से यार ये ठीक नहीं चल रहा। लेकिन होता ये है कि वो आदमी जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है, सोचने लगता है अरे मैं अस्पताल जाऊंगा, क्या करेंगे, मेरे को सुई लगा देंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को काम पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, मेरा पेपर आ रहा है, मैं जो हूँ इसको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना चाहता। बहुत सारे केसेस होते हैं जब बच्चों की शादी होती है, उसके आसपास हाई स्ट्रेस चल रहा होता है उन लोगों की ज़िंदगी में, वो बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपनी दवाइयाँ छोड़ के चले जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज़ होते हैं इन घटनाओं के। एक और चीज़ जो हम लोग बहुत देखते हैं कि जब विंटर सीज़न आता है तो विंटर सीज़न में भी हार्ट के मामले सामने आते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल चेंजेस, इट्स नॉट कि भाई ठंड हो रही है इसलिए, लेकिन जब हॉलीडे सीज़न आता है, लोग बाहर जाते हैं, दिवाली पार्टी में जाते हैं, मिठाई ज़्यादा लेते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, दवाइयाँ भूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं हार्ट डिजीज़ में, हार्ट अटैक्स में, सडन कार्डियक अरेस्ट में। बिल्कुल। तो जैसा पहले का लाइफस्टाइल हुआ करता था, पहले की चीज़ें होती थी, लोग फिट रहते थे, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, एनवायरनमेंट हो गया, जैसा आपने अभी बोला खान पान हो गया, सारी चीज़ें। डॉक्टर वाली, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, जैसे डॉक्टर समीर ने एक वर्ड यूज़ किया, हाई स्ट्रेस। स्ट्रेस युवाओं में सबसे ज़्यादा है, और युवाओं की एज भी अगर हम बात करें तो वही जो युवा अपने काम के को लेकर के बहुत प्रेशर में, वो युवा जो किसी एग्ज़ाम को निकालने के बहुत प्रेशर में, या वो युवा जो अपनी आसपास के सर्कल को देखकर एक इन्फीरियरिटी में आ चुके हैं कि मुझे भी ये करना है, या शादी हो गई है, या जैसा डॉक्टर समीर ने अभी बताया, स्ट्रेस कितना ज़्यादा एक युवा के लिए ख़तरनाक हो सकता है हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को लेकर, और आप क्या सलाह देंगे, कैसे रोका जाए इसे? देखिए, ये एक मेजॉरिटी के लिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आज का हमारा जो कल का भारत है, आज के युवा हैं, उनके सामने एग्जिस्टेंस की बड़ी समस्या है, कॉम्पिटिटिवनेस की बहुत समस्या है। देखिए, हम रोज़ देख रहे हैं, एक बड़ा शहर है जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड्स कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि बच्चों में ये फीलिंग नेगेटिविटी की जब आती है जब बच्चे अपने बड़ों के साथ नहीं रहते हैं, और ऐसा समाज में हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनी है, और जो हमारे दादा दादी घर पे हमारे ख़ास समय में जो स्पेयर टाइम होता था उसमें हमको अच्छे संस्कार देते थे, पॉजिटिविटी इन्फ्यूज़ करते थे हमारी नेचर में और हमारी दिनचर्या में, वो अब उसकी जगह मोबाइल और लैपटॉप ने ले लिया है। तो उससे भी हम लोग नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं, उनका फ्यूचर जो है वो बहुत अंधकारमय होता जा रहा है। आपको ये इस प्रोग्राम में मैं ये मैसेज दूंगा अपने देश के बच्चों को, युवाओं को, कि वो अपनी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें, पॉजिटिविटी को कायम रखें, चाहे वो एडिक्वेट स्लीप से रखें, ये डी स्ट्रेस करने के तरीके हैं, चाहे वो योगा से रखें, चाहे वो अच्छे संतुलित आहार से रखें, चाहे वो म्यूज़िक से रखें, या अच्छी एक्टिविटी से रखें। हम देखिए, आपने एक बात की थी हेल्दी लाइफ स्टाइल की। पहले तमाम लोग साइकिल चलाते थे और बड़े होने तक साइकिल पे चलते थे, वो बाई डिफ़ॉल्ट एक उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब हम लोग जिम में जाते हुए भी हमारे बच्चे डरते हैं, क्योंकि जिम में मेडिकली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर जब तक नहीं होगा वो उनको नहीं बता पाएगा। वो एंथुजियाज्म में बहुत ज़्यादा कार्डियो कर लेंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे, और कार्डियो का मतलब हर वो एक्सरसाइज है जो हार्ट रेट को बढ़ाती है। तो आजकल 150 मिनट का रेगुलेशन है इंटरनेशनल फॉर एन एवरेज पर्सन और एवरेज एज, उसके आसपास ही हमको रखना है, और वीगरस एक्सरसाइज बगैर सुपरविजन के नहीं करनी है। बहुत से टॉप एग्जीक्यूटिव साइकिलिंग करते हुए या वीगरस एक्सरसाइज करते हुए जिम में कोलैप्स करे हैं, और बहुत सारे हो गए हैं अब ये नंबर्स। तो उसमें हमको अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज से बचना है। जो वेट ट्रेनिंग है, हफ्ते में 2 दिन रिकमेंडेड है वो, और हम अगर 150 मिनट को हफ्ते में 5 दिन बांट लें तो एक एडिक्वेट आधे घंटे की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन आ जाएगी। तो ये नियम हमको बनाना है। जिम बड़ा अच्छा डी स्ट्रेस का वो है, कारक है। और इसके अलावा म्यूज़िक सुनना है, घर में रहना है, अच्छी मूवी देखना है। अगर आपके लकी हैं, आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके आसपास रहना है, वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी इन्फ्यूज़ करेंगे। थोड़ा इसमें योग का भी सहारा लेना है, और थोड़ा हमको स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लेना है। हमको हमारी जो भारतीय परंपरा है
उसके हिसाब से जीवन यापन करना, और उसी में संतुलित आहार भी आ जाता है। आजकल मिलेट्स की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, आपने देखा होगा मिलेट्स को कितनी बड़ी बिग वे में प्रमोट किया गया G20 में, और यहाँ तक कि अमेरिकन डिनर में प्राइम मिनिस्टर के मिलेट सर्व किए गए। तो ये जो हमारा पहला अनाज था, मोटा अनाज था, इसको हम भूल गए थे। अब हमने उसको श्री अन्न कहना है और श्री अन्न का सहारा लेना है। वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और एक तरह से ये फाइबर जो है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए श्री अन्न जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपका सवाल स्ट्रेस से शुरू हुआ और श्री अन्न पे ख़त्म हुआ, ये बहुत अच्छा इसका एंड है, और हमें इस समय खान पान और आहार के बारे में भी सोचना है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर दिल की, दिल से जुड़ी हर वो बीमारी की जो ऐसे लक्षण तो देती है और जिससे हम कई बार अनजान हो जाते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर वाली ने हमें अभी बताया कि स्ट्रेस को कैसे डी स्ट्रेस किया जाए, तो डॉक्टर समीर, इसी से एक युवा पीढ़ी के लिए हमारे लिए एक जो क्वेश्चन मेरे मन में आता है वो ये है कि आप खुद देखते होंगे, जैसे सर ने भी बताया था, स्मोकिंग को लेकर उन्होंने बात की, और एक स्मोकिंग ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो एक युवा पीढ़ी, आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो एक फैशन के रूप में लेने लग गई है। वो कितना बड़ा कारण बन सकता है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को लेकर? नहीं, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि अगर हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करें तो इंडिया में सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सिगरेट। जैसे कि इंडिया में, एंड नॉट जस्ट सिगरेट, जो बाकी तरह के तम्बाकू होते हैं, जैसे हम जो च्यू करते हैं टोबैको, या अगर हम किसी को उसको हुक्का के फॉर्म में लेते हैं या वेप के फॉर्म में लेते हैं, तो टोबैको बाय इटसेल्फ, टोबैको अपने आप में, तम्बाकू अपने आप में एक हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपकी जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आपका प्लाक रप्चर यानी कि जो ब्लड क्लॉट बनने की संभावना होती है, ये सारी बढ़ जाती हैं। अगर हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग तो एक चीज़ है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस सिटी में रहते हैं, दिल्ली में, दिस इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। अभी भी थोड़े दिन पहले भी आंकड़े आए थे कि इंडिया में टॉप 10 में से अगर दुनिया की पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो भारत की कई शहर हैं जो इसमें काफ़ी आगे आते हैं। और वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो होती है, उससे जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स में जाते हैं, उसके कारण कहते हैं कि दिल्ली में कोई भी आदमी अगर सिगरेट भी नहीं पीता तो वो ना चाहते हुए भी दिन की 15-20 सिगरेट वैसे ही पी लेता है, पैसिव स्मोकिंग के चलते, क्योंकि तो प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन चल रही है, तो वो भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम स्ट्रेस की बात करते हैं युवा पीढ़ी में। देखिए, स्ट्रेस जो है कहीं जाने नहीं वाला। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस प्रकार से रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्ट्रेस आगे बढ़ने वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है, स्पेशली विद सोशल मीडिया। जब से सोशल मीडिया आया है, लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे, उसके पास नई गाड़ी आ गई, उसको इतने लाइक आ गए, उसको इतने फॉलोअर आ गए, तो एक तरह से कंपटीशन आ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। द क्वेश्चन इज नॉट टू, एक तो दो प्रश्न हमारे सामने, एक है व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस से बचाव कैसे करूं, और दूसरा ये है मैं स्ट्रेस को हैंडल कैसे करूं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। How do I handle the stress which is coming on to me? And to try and handle the stress, people start going towards cigarette smoking, right? So people start going towards cigarette smoking. They say, अरे मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है, मैं भी सिगरेट पीऊँगा, कूल लगूंगा, लाइक्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे। So ये अपने आप में एक चक्रव्यूह है जिसमें आदमी फंस जाता है। So it is very important कि हम लोग जो हैं स्ट्रेस को ढंग से हैंडल करें। स्ट्रेस से बचना तो इज गोइंग टू बी टफ, मुश्किल होगा स्ट्रेस से बचना, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल करना अच्छी तरह सीखें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था, एक्सरसाइज हो गई। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन, जो ध्यान करते हैं पुराने ज़माने से इंडिया में हमेशा से ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सब लोग अपनी
दिनचर्या में लाना चाहिए। मैं भी करता हूँ, सुबह उठ के 10-15 मिनट 20 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करिए। इट इज़ गुड, इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आपको पर्सपेक्टिव बदल जाता है। कहते हैं जब ध्यान करता है आदमी तो आपके जो डोपामीन बढ़ जाता है, आपके स्टेरॉइड लेवल कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, एंड यू जस्ट हैव अ बेटर डे। आपका दिन ज़्यादा अच्छा जाता है। सो सुबह अपना अच्छा रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज करिए, ध्यान करिए, एक अच्छा अच्छा रूटीन बनाइए, अच्छी स्लीप लीजिए। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू अपने हाथ से टू हैंडल स्ट्रेस। तो जिन युवाओं के पास डॉक्टर वाली जैसे टाइम ही नहीं है, जो सुबह जाते हैं और रात में आते हैं, काम 8 साढ़े 8 9 घंटे का ही है, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम या किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और जिम नहीं जा पाते, एक्सरसाइज में नहीं दे सकते, तो बेसिक उनकी लाइफस्टाइल के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऑफिस में ऐसा प्रोविज़न रखती हैं कि कुछ जिम जैसी फैसिलिटी हो। सबसे तो ज़्यादा डैमेज हो रहा है प्रोलॉन्ग सिटिंग से, जिसके बारे में इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आ गई है कि हर आधे घंटे के बाद आप खड़े होइए, चहलकदमी कीजिए और अपने उस बैठने वाली पोस्चर से चेंज करिए अपने पोस्चर। देखिए, ट्रैवलिंग जो बड़े शहरों में है तो वो अनअवॉइडेबल है। घर से ऑफिस की दूरी बहुत ज़्यादा है लोगों की, करीब 2 घंटे ऑन एन एवरेज हमारे बच्चे वेस्ट ही होंगे वो। उसको हम क्या कर सकते हैं कि कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, उसमें थोड़ा सा चलने का प्रोविज़न निकालिए। और देखिए, समय नहीं है ये कहना तो बहुत आसान है। एक 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में अगर आप छुट्टी के सीज़न में जाइए और पूरी गाड़ी का डब्बा फुल होता है और एक गांव से दूर से आने वाला आदमी अंदर बैठे हुए आदमी की जान पहचान का होता है, तो उसको खिड़की से कुदाकर उसकी जगह बना देता है। वो जगह कहीं नहीं होती उससे पहले। तो इसी तरह से हमको भी अपनी जीवनचर्या में, दैनिक जीवनचर्या में इसके लिए कहीं ना कहीं से समय निकालना पड़ेगा। उसके लिए दिन 24.5 घंटे का नहीं होगा, उसी 24 घंटे को स्क्वीज करके हमें अपने शरीर के लिए नहीं, ये हमारी लाइफ है, इट्स लाइफ को भी वैल्यू करना है और कहीं ना कहीं हमको समय निकालना पड़ेगा। नहीं तो हम अपने जीवन को छोटा करते जा रहे हैं। और ये आपने जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में बात की थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हार्ट की बीमारी एवरेज दूसरे मुल्कों से 10 साल पहले होती थी और अब उससे भी कम, यानी उससे भी कम उम्र में हो रही है। तो ये हम अपनी जो लाइफ स्पैन है इसको शॉर्ट होने से बचाएं, अपने बड़ों से राय लें और कहीं ना कहीं ऐसे व्यायाम को जो हम अपने हिसाब से कर सकें उसको जगह दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जिन चीज़ों की अभी बात की गई है, जिसमें बहुत से योगासन हैं, उसमें तो कुछ योगासन हम ऑफिस में कर सकते हैं। सो स्क्वीज योर टाइम फॉर ए बेटर टुमारो, और उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। और ये कहना तो बहुत आसान है कि समय नहीं होता, हम बहुत बिजी हैं, हर आदमी बिजी है। तो हमको कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए और ख़ास तौर से दिल के लिए समय निकालना पड़ेगा। नहीं तो हम एक बहुत अंधेरे कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल, तो समय निकालना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, इसलिए नहीं कि आपका माइंड शांत हो सके, दिल ठीक रहेगा तो हर चीज़ ठीक है। बिल्कुल। तो डॉक्टर वाली, जैसे हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था फैमिली हिस्ट्री को लेकर के। तो अगर किसी पेरेंट को ये सीवीडी की फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है, तो पहली बात तो उसका जो भी उनके बच्चे हैं उन पर क्या रिस्क आती है और उन बच्चों को किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में कैसे वो बचाव कर सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे जेनेटिक्स की नॉलेज बढ़ती जा रही है, हम कुछ और नए जीन्स को आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी डायबिटीज़ के कुछ जीन्स को आइडेंटिफाई कर रखा था, वो भी फैमिलियल होती है। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर रखा था गर्ल्स कैरियर होती हैं, ज़्यादातर लड़कों को होती है होने वाले सिबलिंग्स में से। लेकिन अब हार्ट की दोनों तरह की बीमारियों में, जो हम सडन डेथ वाली बीमारियों की बात करते हैं, उसमें भी जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। जिससे मैंने अभी बताया था कुछ ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक नाम भी ले लूँ यहाँ, बर्गवाडास सिंड्रोम होता है, लॉन्ग क्यूट इंटरवल सिंड्रोम्स होते हैं। तो इस तरह के एरिथमिया जो होते हैं वो भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं। लेकिन मेन जो हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैमिलियल डिसलाइपिडीमिया, इसकी तो स्टडी 60s से बहुत हो गई। तो जो फैमिलीज़ में ये रिस्क चलता है,
तो उनके लिए तो बहुत आसान है इसको प्रिवेंट करना, क्योंकि उन्हें पहले से पता है हम रिस्क पर हैं, हम तलवार की धार पर खड़े हैं। उनके घर में ऐसा भोजन ही ना बने जो रिच इन कोलेस्ट्रॉल हो, उनके घर में ऐसे भोजन ना बने जिससे और रिस्क फैक्टर्स छोटे छोटे हैं, यूरिक एसिड, उस तरह के खाने हेल्दी फूड्स आ जाए ना। उनके पेरेंट्स चूँकि सफ़र कर चुके हैं, जो भोगी हैं, उनके लिए तो अपने बच्चों की सेहत बचाना बहुत आसान है। तो हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। और अब मैं बर्तनों की भी बात करने लगा हूँ। उन बर्तनों में खाना बनाएं जिनमें हेल्दी कुकिंग होती है। अब ये कॉमर्शियल चीज़ है, सबको पता है आजकल कौन से बर्तन आ रहे हैं, तो उन बर्तनों से भी टॉक्सिसिटी जा रही है हमारे शरीर में, बहुत सारा पॉल्यूशन जा रहा है, बहुत सारा मेटल जा रहा है। तो अपनी हेल्थ को ठीक रख, और ऐसे यंत्र आ गए जैसे माइक्रोवेव ओवन्स, वो सेफ्टी बहुत क्लेम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब हमारा पुराना चूल्हा तो नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल सेफ कुकिंग का तरीका है, कुकिंग मीडियम है, उसमें हम खाना बनाएं। आजकल हम गाय के घी की बात भी करने लगे हैं, वो भी एक अच्छा HDL का स्रोत होता है लिमिटेड क्वांटिटी में। और कुछ तेल हैं जिनकी बात करें, जैसे मैंने श्री अन्न की बात की, तो कुकिंग मीडियम, कुकिंग मेथड, कुकिंग का तरीका पूरा और खाने का अमाउंट, ये सब चीज़ें मिला के वो सब अनुवांशिक चीज़ों की तरफ इशारा करता है जो हमें पहले से रिस्क पता है। हमने अपनों को खोया उस फैमिली में, तो वो फैमिली तो सबसे ज़्यादा, वो तो मैं कहता हूँ डॉक्टर से भी ज़्यादा एजुकेटेड होगी। तो उनकी बात उनके बच्चे माने तो वो एक स्वस्थ घर की ओर बढ़ जाए। यंगस्टर्स में जब हम ये देखते हैं तो फैमिली हिस्ट्री कितनी मायने रख सकती है, बहुत ज़्यादा, ये लोग शायद नहीं समझते। बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड दे हैव ए क्लू टू द डिजीज, दे नो इट बिफोर हैंड। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल के स्पॉट्स भी होते हैं कुछ लोगों को, उनका सीरम वाइट होता है जब लैब में जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ये इसमें मदद करती हैं, ये पॉजिटिव साइड है फैमिली हिस्ट्री। डॉक्टर समीर, जैसे फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सर, तो किसी पेरेंट को, फादर को, अगर 60 साल की उम्र में जाकर के टेंशन की या किसी वजह से BP और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रेट एंड डायबिटीज़ सब एक साथ निकल के आता है, ऑब्वियसली लक्षण दिखने के बाद जब वो टेस्ट कराते हैं, तो ऐसे में फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, या उनके जब बच्चे युवा पीढ़ी में जाएंगे, यंगस्टर्स जो एज होती है उसमें आएंगे, तो क्या ऐसे में भी इस चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों का कहना होता है, जो यंग युवा होते हैं वो कहते हैं कि मेरे फादर मदर को तो अब आया ना, अब पहले तो था नहीं, तो तब कैसे हम उस चीज़ को पता लगाएंगे, या तब उन्हें क्या सेम इसी तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है? नहीं, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो अगर किसी आदमी को 60 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर हुआ है, तो क्या उसके बच्चे को भी 60 साल की उम्र में भी होगा या उससे पहले भी हो सकता है। तो ये जो है आजकल की जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं हम इन चीज़ों को, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। सो एज वी आर सीइंग, आजकल जो हम चीज़ देख रहे हैं कि जो पहले जो दादाजी को जो प्रॉब्लम 90 साल में आती थी, 80 साल में आती है, वो चीज़ उनके बच्चों को 60 साल में आई है, और उनकी जो नीचे वाली पीढ़ी है उनको 30s 40s में भी आनी शुरू हो गई है। एंड मैनी रीजन्स फॉर इट, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर हम देखें कि आपका जो लाइफस्टाइल है, वी आर नॉट ईटिंग, हम ढंग का खाना नहीं खा रहे, हमारा खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। यंगस्टर्स में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी पहले बोला, हमने भी पहले बात करी थी, रात को लोग अपना डिलीवरी सर्विस से खाना मंगाते हैं। अ लॉट ऑफ पुअर क्वालिटी फूड ऑल्सो बीइंग ईटन। जो खाना है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, उसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, पैकेज्ड फूड ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा सोडियम है उसके अंदर कि आपके पूरे दिन का सोडियम उस एक पैकेट में आपको लगभग मिल जाएगा। और सोडियम जब जाता है ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके अंदर बाकी हानिकारक चीज़ें भी होती हैं। तो द डाइट एंड द लाइफस्टाइल दैट वी लिव, जो हम लोग जीते हैं आज की तारीख में, वो इतना ख़राब हो गया है कि अक्सर कम उम्र में यही बीमारी जो आपके पेरेंट्स को हो सकता है 60 साल में हुई, वो आपको अब 30s और 40s में देखने को मिल गई है। ब्लड प्रेशर देखिए, डायबिटीज़ देखिए, कोलेस्ट्रॉल देखिए। तो प्रश्न उठता है इसका करे क्या? ठीक है, मेरी रिस्क ज़्यादा है शायद मेरे फादर से, शायद मेरे दादा से, शायद मेरे नाना से, लेकिन मैं उसका क्या कर सकता हूँ? राइट, मैं क्या करूँ उसका? इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप समय अनुसार अपने चेकअप कराइए। सिंपल चेकअप, कोई बड़ा चेकअप नहीं है।
अपने थोड़े ब्लड के चेकअप करा लीजिए, देख लीजिए शुगर क्या चल रही है मेरी, डायबिटीज़ तो नहीं आ गई, मेरी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू क्या है। आजकल मोस्ट कॉर्पोरेट हाउसेज में मोस्ट जगह एक मेडिकल रूम होता है, जाके अपना बीपी चेक करा लीजिए, रूटीन में चेक करा लीजिए, चलते चलते यार ज़रा मेरा बीपी चेक कर लो क्या है। अगर थोड़ा बड़ा हुआ आया तो उस पर नज़र रखिए, अगर नॉर्मल आया वेरी गुड, एक डायरी में नोट कर लीजिए। एंड बहुत आसानी से 2-3 साल में आप देखेंगे कि आपका बीपी का ट्रेंड क्या है, नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, कहाँ पर है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ओबेसिटी। जो मोटापा है ये एक बहुत बहुत कॉमन और बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडिया में जो हमारी जो हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि हमारे अंदर कहीं मोटापा नहीं आता, लेकिन सीधा पेट में आता है। इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल ओबेसिटी। तो जो पेट होता है उसके चारों तरफ एक सबकी तोंद निकलनी शुरू हो जाती है। आप मॉल में जाइए, आप बाहर जाइए, आप देखिए 90% ऑफ लोगों की छोटी मोटी तोंद तो निकलेगी ही निकलेगी, राइट। एंड इट इज़ नॉट कि वो एक दिन में निकली है। होता क्या है, आदमी 20s में होता है तो वो एवरी ईयर 2-2 पाउंड या 1-2 किलो का वजन बढ़ जाता है, रियलाइज नहीं करता। अब आप 20 से 30 के हो गए एंड नाउ यू आर 20 किलोज ओवर वेट, अब आपका 20 किलो ज़्यादा वजन हो गया है, तो नाउ वो दिखना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यस हमारी रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उसको कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो घर बैठ के ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, सो मैनी हॉस्पिटल, इतने सारे अस्पताल हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जहाँ पर आप आराम से अपने हेल्थ चेकअप कराइए, बहुत कम दाम में आपकी पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है। सो आपको कम से कम मालूम तो पड़े कि मैं किस माहौल पे खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कि आपको अपना आगे का रास्ता देख पाए आप। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चेक कुछ और कराने जाते हैं और पता कुछ और भी लग जाता है। हाँ डॉक्टर वाली, यूं ही जब डॉक्टर समीर जब बोल रहे थे मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट्स की बात करते हैं और हमने कभी ये नहीं सुना है कि हार्ट ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है, जिसका दिल निकाला गया है, वो किसी एक उम्र दराज का हो। यंगस्टर्स का ही मोस्टली हार्ट हम ट्रांसप्लांट करते हुए देखते हैं। तो एक ऐसे में किसी वजह से एक यंगस्टर को ब्रेन डेड हो चुका है किसी बीमारी की वजह से, तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट क्या किया जा सकता है और यंगस्टर के ही हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों किए जाते हैं? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट एक बड़ा सब्जेक्ट है अपने में और अवेलेबिलिटी पर ये चीज़ डिपेंड करती है। और ओल्ड या बीमार व्यक्ति का हृदय ट्रांसप्लांट करना एक बड़ा रिस्क होता है, और जब हमें हार्ट की ज़रूरत होती है तो हम आमतौर पर उस व्यक्ति की एज स्पेसिफाई नहीं करते हैं। हमको एक अच्छा बीटिंग हार्ट चाहिए होता है जिसमें बीमारी ना हो और उसकी हमको मैचिंग भी करनी पड़ती है। तो ऐसे सब्जेक्ट में हम जो भी अवेलेबल होता है वो रिलेटिवली यंगर पर्सन का मिलता है तो वो अच्छा होता है, कम बीमार होता है और स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए हम उस हार्ट को ज़रूर प्रेफर करते हैं ओल्ड एज के हार्ट के मुकाबले में। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस एज के बाद हम नहीं लेंगे, लेकिन 50 इयर्स इज़ एन एवरेज टाइम जो कि आमतौर पर कंसिडर किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट अब इंडिया में हो रहा है, हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में भी होता है और कई जगह और प्राइवेट गुड हॉस्पिटल्स में हो रहा है, और अभी लंग ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया है। तो ये मैं बधाई देता हूँ पूरे देश को कि हमारे डॉक्टर्स ने कार्डियक ट्रांसप्लांट में और लंग ट्रांसप्लांट में बहुत अच्छी रिसर्च की है, और कोई भी हार्ट जो हेल्दी हार्ट हो उसको ट्रांसप्लांट के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है और इसकी बाकायदा रजिस्ट्री होती है। तो हमें उस व्यक्ति के बारे में पता भी होता है कि किसको दिया जा रहा है, और जिस व्यक्ति से लेते हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर्स और बहुत कुछ किया है। और मैं इसमें भारत सरकार को, जो उनका सड़क विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसको बधाई देना चाहूँगा कि दे हैव मेड आवर जॉब ईजी। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने जो पूछा है, टच किया है। कार्डियक ट्रांसप्लांट होने ही ना दें, हमारा प्रोग्राम इसलिए है कि हम अपने दिल को सुखी रखें और अपने दिल को आराम से रखें। और यहाँ मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा, स्पिरिचुअलिटी की बात आई थी, हमको ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, कॉम्पिटिटिवनेस को सद्भाव से, प्रेम से, मोहब्बत से और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बदलना है। शायद ये भी हमारे लिए एक हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए भविष्य में कामयाबी का एक दलील होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस
विश्व हृदय स्वास्थ्य दिवस पर, वर्ल्ड हार्ट डे पर हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि हम एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, व्यायाम ज़रूर करेंगे। मैं देखता हूँ उन लोगों को जो एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत कम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बिल्कुल, तो एक्सरसाइज में हम मिनिमल कार्डियो कर लें, चल लें, वॉक कर लें। एनी एक्सरसाइज इज गुड इन कंपैरिजन टू नॉट डूइंग एनीथिंग। और ये भी मैं यंगस्टर से कहता हूँ कि हम कल से जाएंगे जिम या कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नहीं, डू इट टुडे। वो कल कभी नहीं आता है। मैंने बहुत से लोगों के घरों में ट्रेडमिल्स रखी हुई देखी हैं जिन पर कपड़े सूखते हैं। हमको अपनी एक्सरसाइज को एक दिनचर्या के तौर पर, एक मस्ट डू के तौर पर अडेप्ट करना है, और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए पूरे दिन में। चाहे हम खाना छोड़ दें, एक्सरसाइज को ना छोड़ें। और मैं एक बात और बताता हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि जिन लोगों की बॉडी को एक्सरसाइज की आदत पड़ जाती है, अगर एक दिन भी उनकी एक्सरसाइज मिस हो जाती है तो उनकी बॉडी फील करती है इस बात को कि आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया। वो बॉडी अलार्म देती है कि चलो एक्सरसाइज करो। तो उस एक्सरसाइज के रिजीम पे आने तक आप रेगुलर व्यायाम कीजिए, फिर आपको बॉडी आपकी खुद याद दिलाएगी कि मुझे आज एक्सरसाइज करनी। बिल्कुल, तो मेरा जो सवाल था अगला आपसे वो यही था कि लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट युवाओं के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी बोल लें यंगस्टर्स नहीं सुनते। तो मुझे लगता है उसका जवाब डॉक्टर वाली ने खुद दे दिया कि एक्सरसाइज इज़ द लास्ट रिसोर्ट। तो क्या आप अग्री करेंगे सर? एक्सरसाइज नॉट जस्ट द लास्ट रिजॉर्ट, इट इज़ द फर्स्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल, आई वुड से इट इज़ द फर्स्ट रिजॉर्ट की सबसे पहले एक्सरसाइज करिए। अगर आप देखिए, हमने ये आंकड़ों में पाया है कि अगर 2 लोगों को हार्ट अटैक होता है, राइट, 2 लोग एकदम सेम हार्ट अटैक होता है, बॉडी टाइप सब कुछ सेम है। एक आदमी जो पतला है और वो घर पे बैठ के पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता है, एक्सरसाइज नहीं करता, टीवी देखता है, ऑल दैट स्टफ। अगर दूसरा आदमी जो शायद थोड़ा हैवी हो लेकिन वो एक्सरसाइज करता है, अगर 2 लोगों को हार्ट अटैक आया तो वो जो हैवी आदमी है जिसको एक्सरसाइज करता है और उसको हार्ट अटैक आया, ही विल डू बेटर, उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू अ थिन मैन जो एक्सरसाइज नहीं करता। तो ये क्योंकि आपका जब एक्सरसाइज करते हैं आपके हार्ट का स्टैमिना बढ़ता है, आपके बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। योर एबिलिटी टू फाइट द डिजीज़, जो आपके अंदर जो क्षमता है उस बीमारी से लड़ने की, वो बेटर होती है। तो एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू। एंड फॉर द यंगस्टर्स मैं यही चीज़ बोलूँगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फिट लगेंगे, आपकी सोशल मीडिया पे फोटो अच्छी आएगी। बिल्कुल, इसी बहाने कम से कम जो लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम की बात करें तो उसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। अगर आप वैसे पूछेंगे कि बीमारी कौन सी है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट में बी द लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप उस तरह से पूछ रहे हैं। लेकिन द फर्स्ट एंड द लास्ट बेस्ट थिंग जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है अच्छा खाना, अच्छा पीना और एक्सरसाइज करना। बिल्कुल, तो जिस तरीके से दिल आपसे बात करता है उस बात को आप ज़रूर ध्यान से सुने। और जैसा आज हमने 2 बेहतरीन डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन किया दिल की बात को लेकर, उसके लिए मैं आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से विस्तार रूप से जवाब दिया। तो आज आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप सभी से एक निवेदन है कि आप दर्शकों को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि दिल की बात अभी जारी है और दिल की बात में लगातार हम जुड़ेंगे वेबिनार्स के साथ। तो प्लीज़ आप कहीं मत जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एपिसोड के साथ।